हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज का हमारा टॉपिक रोमांटिक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड 1798 से लेकर 1837 तक है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे रोमांटिक पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिरिकल बैलेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस और रोमांटिक एज के लिटरेरी फीचर्स, रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन फेमस पोइट्स, नॉवेलिस्ट एक्सेट्रा। रोमांटिक पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इससे पहले हमने न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर अगस्टिन एजेस और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, उसे कवर किया है। इन दोनों एजेस के अंदर साफ अल्फाज में लिखा गया था कि इट मेनली फोकस ऑन द रीजन्स एंड सेंसिबिलिटी, यानी इन दोनों एजेस के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा गया है वो रीजन्स और सेंसिबिलिटी के ऊपर फोकस करता था। अगस्टिन एज में हेडसन ने स्कूल ऑफ पोएट्री की 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर यही बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस टाउन पोएट्री, यानी कि इस एज के अंदर लिखे जाने वाला लिटरेचर खास किस्म के पढ़े लिखे लोगों के लिए है और शहर के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बात करता है सेंसिबिलिटी के ऊपर और रीजंस के ऊपर। इसके अंदर कोई इमेजिनेशंस, कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन इस एज के अंदर हमें पता है कि ग्रेवयार्ड पोएट्स भी शामिल थे, जिनके अंदर रॉबर्ट ब्रॉड का नाम बहुत ज़्यादा नुमाया है, और उसने एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर ही रोमांटिक एलिमेंट्स को लाना शुरू कर दिया था, यानी हल्का फुल्का रोमांटिक एलिमेंट्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया था एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर ही। यानी हम कहेंगे कि रोमांटिक पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो दो एजेस हमने पहले देखी हैं, अगस्टिन एजेस और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसके अंदर अगरचा मेनली फोकस किया गया है रीजंस के ऊपर, सेंसिबिलिटी के ऊपर, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं रोमांटिक एलिमेंट्स आना शुरू हो गए थे। The second point, we know that at the end of 18th century, France and England engaged in European war. यानी 18th century के लास्ट में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों यूरोपियन वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, और इन दोनों के दरमियान ये जंग चली है 1815 तक। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमने देखा है कि जब भी जंग लगी है तब ही जो कॉमन पीपल हैं इनके ऊपर हैवी टैक्सेशन की गई है और इन्हीं की वेजेस को कम किया गया है, और जंग के नतीजे में हमेशा से अनएम्प्लॉयमेंट आई है, पॉपुलेशन के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें 18वीं सदी के अख्ताम में, जब 18th सेंचुरी का लास्ट होता है, तब से शुरू हो गई थी। इसलिए 18th सेंचुरी का लिटरेचर मेनली फोकस करता है रीजंस और सेंसिबिलिटी के ऊपर। लेकिन जब रोमांटिक पीरियड आता है तो इसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जिसकी वजह से लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आस्ता आस्ता से कवर होना शुरू हो जाती है। लोगों को जो बुरे हाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं हैवी टैक्सेशन की वजह से, कम वेजेस की वजह से, वो आस्ता आस्ता से डेवलप होना शुरू हो जाती है, और लोग जो है वो शहरों का रुख करना शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रियाँ क्योंकि वहाँ पर लगना शुरू हो जाती हैं। और उस वक्त के जो राइटर्स होते हैं रोमांटिक पीरियड के, वो देखते हैं कि लोग जो है वो नेचर से दूर जा रहे हैं कि बस पैसा कमा लिया जाए और अपने आप को बेहतर कर सकें, लेकिन फीलिंग्स, एहसास, इंसानियत जो है वो लोगों से कम होता जा रहा है। इसलिए इस वक्त के जो राइटर्स हैं रोमांटिक पीरियड के, उन्होंने सारे का सारा लोगों को वापस इमेजिनेशन की तरफ लाने के लिए, लोगों में एहसास बेदार करने के लिए, लोगों में फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए लिखा है। लिरिकल बैलेड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये माना जाता है कि 1798 के अंदर जब लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश्ड किया गया, तब से रोमांटिक पीरियड शुरू होता है। अब ये लिरिकल बैलेड्स थी क्या? बेसिकली लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, यानी जिसे एस.टी. कॉलरिज शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर 23 पोइम्स का एक कलेक्शन वर्क पब्लिश करवाया था, जिसके अंदर 19 पोइम्स थी विलियम वर्ड्सवर्थ की और सिर्फ 4 पोइम थी एस.टी. कॉलरिज की। लेकिन इन दोनों ने अपनी पोइम्स को इकट्ठा पब्लिश करवाया था। ये कलेक्शन ऑफ वर्क था जिसको इन्होंने नाम दिया था लिरिकल बैलेड्स का। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रोमांटिक पीरियड के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आता है। अब समझने की बात यह है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन थी क्या चीज़। देखिए, डार्क एजेस से लेकर रोमांटिक पीरियड तक हमने जितनी भी एजेस पढ़ी हैं, जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, इसके अंदर हमने देखा है कि कहीं 2 कंट्रीज़ के दरमियान वॉर चल रही हैं, कभी 2 रॉयल्स फैमिलीज़ के दरमियान वॉर्स चल रही हैं, और सब की सब तख्त को लेकर, किंग की कुर्सी को लेकर, हुकूमत करने की लालच से 2 कंट्रीज़ लड़ रहे हैं, 2 रॉयल्स फैमिली लड़ रही हैं। अपने वालिद को, यानी चार्ल्स सेकंड को,
उसकी बेटी और उसका दामाद मिलकर उसकी कुर्सी से उतार रहा है। यानी हिस्ट्री के अंदर ये हो क्या रहा है? कॉमन पब्लिक तो वहीं की वहीं खड़ी है। 2 मुल्क जंग करते हैं या 2 रॉयल्स फैमिली आपस में लड़ पड़ती हैं, सारे का सारा असर आ जाता है जनरल पब्लिक के ऊपर। जब जंग होती है, वॉर होती है, तो कहते हैं कि टैक्सेशन बढ़ा दी जाए, इनकी वेजेस कम कर दी जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कर दो, जिस तरह से मर्ज़ी जंग के अखराजात पूरे करो। वो जंग होती किस लिए है जी? कि एक बंदा कहता है मैं किंग बन जाऊं, दूसरा कहता है मैं किंग बन जाऊं, और इस सब के दरमियान जो जनरल पब्लिक है लॉस उसका हो रहा है ना। तो ये चीज़ थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि ये जो रॉयल सिस्टम बना पड़ा है, यानी तख्त का निज़ाम है, जंगें चल रही हैं, ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? वो लेके आए थे डेमोक्रेसी को, यानी कोई भी बंदा अवाम में से खड़ा हो सकता है जिसे जनरल पब्लिक पसंद करे कि ये हमारा लीडर बने, ये हमारा किंग बने, ये हम पे हुकूमत करे, उसे वोटिंग करे कि ये बनेगा जी हमारा किंग। यानी इस तरह से नहीं कि एक रॉयल किंग मर गया, उसके बाद उसका बेटा या बेटी आ गया, नहीं। उन्होंने कहा जी कि अब रोमांटिक पीरियड के अंदर वोटिंग होगी, जनरल पब्लिक जिसको बनाएगी किंग वही बनेगा, वही हुकूमत करेगा। यानी बेसिकली रोमांटिक पीरियड के अंदर डेमोक्रेसी आई है। रॉयल सिस्टम कम हुआ है, डाउन में गया है, डिक्रीज़ हुआ है, और डेमोक्रेसी चीज़ें आई हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। देखें, एक जनरल पब्लिक जिसको सिलेक्ट करेगी वोटिंग के ज़रिए, वो बन जाएगा नुमाइंदा, आवाम का लीडर बन जाएगा, वो हुकूमत करेगा। कल को अगर वो कोई ख़राबी करता है तो जनरल पब्लिक के पास इतना कंट्रोल होगा कि वो उसे उतार सकती है। यानी उसे वो वोटिंग नहीं करेगी, कहेगी कि हमने आपको इन चीज़ों के लिए बनाया था, ये तो आप कर ही नहीं रहे, अब आप नीचे आ जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अमेरिकन इंडिपेंडेंस, रोमांटिक पीरियड के अंदर अमेरिका भी आज़ाद हो जाता है। इस वक्त इंग्लैंड का किंग होता है जॉर्ज 3, और ये कोई ख़ास होशियार किस्म का किंग नहीं होता, इसकी नाक के नीचे से अमेरिका आज़ाद हो जाता है। लिटरेरी फीचर ऑफ रोमांटिक एज, यानी रोमांटिक एज के अंदर सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। चीज़ों को ज़्यादा घुमा फुरा कर बयान नहीं किया गया, जिस तरह से इससे पहले अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर जो लिटरेचर था उस वो द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, टाउन पोइट्री जैसे एलिमेंट्स थे उसके अंदर, यानी पढ़े लिखे लोग ही उसे समझ सकते थे, और जो शहर के लोग थे, ग्रेजुएट लोग थे, वही बात को समझ सकते थे। जो कॉमन पीपल थे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन रोमांटिक पीरियड के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया वो सिंपल, उसके अंदर लैंग्वेज का यूज़ किया गया, उसके अंदर कोई मुश्किल ज़बान या मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इतना आसान लिख दिया गया था कि एक आम इंसान जो कि सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है वो भी इस रोमांटिक एज की पोइट्री को पढ़कर बात समझ सकता था। दूसरा लिटरेरी फीचर है फॉर कॉमन पीपल, यानी जनरल पब्लिक की बात भी समझ में आ रही थी रोमांटिक एज के अंदर, तो जिसे पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है। फीलिंग्स एंड इमोशंस, इसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर बात की गई है। इससे पहले की जो एजेस थी उसके अंदर बात की गई थी रीजंस और सेंसिबिलिटी के ऊपर, लेकिन जो रोमांटिक पीरियड का लिटरेचर है ये बात करता है फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर। इम्फासाइज ऑन नेचर, यानी कुदरत को बढ़ाया गया, नेचर की तरफ लोगों का रुझान दोबारा से लाने की कोशिश की गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों ने गांव को छोड़ ही दिया था और जाकर शहरों में ही आबाद होना शुरू हो गए थे, और सब के सब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में और फीलिंग्स को एक दूसरे की तबाह कर रहे थे। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, सब के सब की कोशिश ये होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। लेकिन इस वक्त के जो लिटरेरी फीचर्स है उसके अंदर ये पॉइंट देखने को मिलता है कि जो लिटरेरी राइटर्स थे उन्होंने ये दोबारा से कोशिश की कि लोगों को फिर से नेचर की तरफ लाया जा सके। इमेजिनेशन वाज सेलिब्रेटेड, वहीं पुरानी चीज़ कि इमेजिनेशन को फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर यूज़ किया गया। इससे पहले जितनी भी हमने इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ी है उसके अंदर कहीं भी इमेजिनेशन का यूज़ नहीं किया गया। फ़र्स्ट टाइम इस रोमांटिक एज के अंदर इमेजिनेशन को सेलिब्रेट किया गया। फ्री वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फीचर ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड का सबसे अहम ये लिटरेरी फीचर है कि इस वक्त जितना भी वर्क लिखा गया है, जो पोइट्री ख़ास तौर पर लिखी गई है, इसके अंदर जैसे कि पेंटामीटर का यूज़ किया जाता था पहले, और हेरोइक कैप्लिट इतनी मुश्किल लिखी जाती थी कि कोई आम इंसान उसे समझ ही नहीं सकता था, उन चीज़ों को छोड़ा गया, बल्कि फ्री वर्ड्स के अंदर चीज़ों को लिखा गया। पेंटामीटर वगैरह का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन जो पोइट्री की गई है वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर की गई है और कॉमन पब्लिक को उसकी समझ आई है। रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक पीरियड के पोइट्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है।
पहले जो पोइट्स आए हैं इनको कहा गया है द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स, और जो इनके बाद पोइट्स आए हैं उनको कहा गया है सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स। यानी दोनों थे रोमांटिक पोइट्स ही, दोनों ने बात सेम ही की है, फीलिंग्स इमेजिनेशंस के ऊपर ही की है। लेकिन जो पहले आए हैं उनको नाम दिया गया है फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स, और जो उनके बाद आते हैं उनको नाम दिया गया है सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स के अंदर रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज जिन्हें शॉर्ट में हम एस टी कॉलरिज कहते हैं, वाल्टर स्कॉट जो कि एक प्रोज राइटर भी थे पोइट होने के साथ साथ, रॉबर्ट साउथी के नाम है। और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स के अंदर जेन ऑस्टन जो कि मशहूर नावलिस्ट थी, लॉर्ड बॉयरन, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स और मैरी शेले के नाम हैं। अब पी.बी. शेले, पर्सी बी शेले जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी वाइफ थी मैरी शेले, ये ज़रा याद रखिएगा पॉइंट। अब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पोइट्स की एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पोइट्री भी की है, इन्होंने शायरी भी की है, लेकिन वो फेम उन्हें मिली है उनके नॉवेल्स की वजह से, यानी उन्हें कहा गया ये फेमस नॉवलिस्ट हैं। जैसे जेन ऑस्टन, ये एक लेडी नॉवलिस्ट हैं, इन्होंने 2 वर्क लिखे थे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और द प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसकी वजह से इनको फेम मिला है। इसकी वजह से ये ज़्यादा जानी जाती हैं अपने नॉवेल्स की वजह से। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हमने 2 बनाई हैं, तो ये ज़रा पॉइंट आप याद रखिएगा। अब इनके फेमस वर्क्स को देख लेते हैं जिनसे हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पोइट या नॉवेलिस्ट क्या क्या लिखता रहा है। अब यहाँ एक बात याद रखें कि अगर हम इनके लाइफ टाइम को एक एक डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन हमने अब यहाँ पे इनके देखने हैं फेमस वर्क। अगर क्वेश्चन आ जाता है रोमांटिक पीरियड के ऊपर लिखने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये इनफ होगा जो हम इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद एस टी कॉलरिज एंड प्रोड्यूस लिरिकल बैलेट्स। हमें पहले ही पता है कि लिरिकल बैलेट्स क्या चीज़ थी। एस टी कॉलरिज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर जो कलेक्शन वर्क लिखा था, ये इनका फेमस वर्क बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इनकी ज़िंदगी कोई हशाश बशाश नहीं गुजरी, इन्होंने गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अपनी राइटिंग्स के अंदर इन्होंने इस चीज़ को कहीं भी शो नहीं किया। जिस तरह से अक्सर पोइट्स की ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है तो उनकी राइटर्स में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि मर गए, लुट गए, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ इमेजिनेशन और नेचर के ऊपर ही लिखा है। इन्हें द पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। इनके फेमस वर्क के अंदर डैफोडिल्स, जो कि आपने पहली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी इनकी नज़म, टिंटन एबी विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, और ये लिरिकल बैलेट्स के अंदर भी शामिल है। इसका एक ख्याल से मास्टरपीस ही माना जाता है। सेकंड है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिन्हें एस टी कॉलरिज कहते हैं। इनका हमें मालूम है कि इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर कलेक्शंस ऑफ पोएम यानी लिरिकल बैलेट्स लिखी थी। इनके फेमस वर्क में राइम ऑफ द एन एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्राइस्टेबल, फॉरेस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड आउट। लॉर्ड बायरन, जिनके फेमस वर्क चाइल्ड, हेरोल्ड, पिलग्रिम्स, बेबो, द विजन ऑफ जजमेंट, डॉन जियान। नेक्स्ट पी.बी. शेले, जिनके फेमस वर्क में अलेस्टर, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, एडोनियस। जॉन कीट्स के फेमस वर्क में और टू एटम, और टू अ ग्रेशियन अर्थ, और टू अ नाइटिंगेल, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले और जॉन कीट्स, जो कि सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स हैं, इनके मतलब आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि इन तीनों की डेथ बहुत जल्दी ही हो गई थी, यानी जवानी के अंदर ही इन तीनों की डेथ हुई थी। जेन ऑस्टन, जिनके बारे में पहले ही बता दिया गया है कि ये बहुत फेमस लेडी नॉवेलिस्ट थी, इन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ किया है। अपने इर्द गिर्द जैसे ये चीज़ों को देखती थी वैसे ही नावल लिख देती थी। इनके फेमस वर्क में सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा और मेसफील्ड पार्क शामिल हैं। सर वाल्टर स्कॉट पोइट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने वाले प्रोज राइटर भी थे रोमांटिक एज के। इनके फेमस वर्क में ब्राइड ऑफ लैमरमोर शामिल है। मैरी शेले, जो कि पी.बी. शेले की वाइफ थी, इन्होंने साइंस फिक्शन बेस्ड नावल लिखे हैं और गॉथिक नावल्स की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला है। इनके फेमस वर्क के अंदर कैस्टल ऑफ ऑटरेंटो, हॉर्स वॉकवॉल शामिल हैं। रोमांटिक पीरियड के जितने भी राइटर, पोइट्स और लिटरेरी वर्कर थे, इन्होंने सब ने
इमेजिनेशन के ऊपर ही लिखा है। यानी दूसरे अल्फाज में पूरी रोमांटिक एज एक वर्ड के ऊपर बेस करती है, वो है नेचर और इमेजिनेशन। उम्मीद है कि रोमांटिक एज के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे आगे हम कवर करेंगे विक्टोरियन एज।